फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। आज जो है आप लोगों के लिए 8th क्लास का ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका भी स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और देखते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, यानी कि ऊर्जा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊर्जा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो हम देखते हैं कि ऊर्जा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊर्जा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है परंपरागत स्रोत और दूसरा होता है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत जिसका हम लोग पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत स्रोत जिसका हम लोग नए सिरे से मतलब खोज करते हैं, उसको ढूंढते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। अगला जो है हमारा, कोयला किस प्रकार का चट्टान है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोयला जो है चट्टान के रूप में पाया जाता है, तो ये किस प्रकार का चट्टान है? ये जो है अवसादी चट्टान है। चट्टान के विभिन्न रूप के बारे में हमने 7th क्लास में पढ़ा था। तो ये किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान। इसको ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन नहीं, यहाँ पे कोयला होगा। ठीक है, कार्बन नहीं, यहाँ पे कोयला होगा। कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? तो कोयले का सबसे अच्छा किस्म जो है एंथ्रासाइट, जिसमें 90% तक कार्बन होता है। हम लोग जानते हैं कि जिस कोयले में कार्बन जितना ही अधिक रहेगा वो कोयला उतना ही अच्छा होता है। आगे देखते हैं, भारत में गोंडवाना समूह। भारत में जो गोंडवाना समूह है एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो भारत के गोंडवाना समूह या फिर टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं उसमें कोयला पाया जाता है। चूँकि हम लोग जान गए कि चट्टानों के रूप में कौन पाया जाता है, तो कोयला। तो टर्शियरी युग की चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो वो है कोयला। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम का पता पहली बार कब चला? ठीक है, भारत में पेट्रोलियम का पहली बार पता कब चला था? भारत में पेट्रोलियम का पहली बार पता कब चला? तो वो जो है 1866 ईस्वी में। पेट्रोल के बारे में भारत को सबसे पहले 1866 ईस्वी में पता चला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेट्रोलियम पहली बार कब और कहाँ मिला? यानी कि अब हम लोग को पेट्रोलियम मिल गया, इसमें केवल पता चला था लेकिन अब हम लोग को मिल गया। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं और फिर उससे जाके मिल लेते हैं, तो दोनों में अंतर है ना। तो वही इसमें पता चला, पेट्रोलियम के बारे में पहले पता चला सबसे पहले 1866 ईस्वी में, और पेट्रोलियम को पहली बार प्राप्त किया गया 1890 ईस्वी में, जो कि डिगबोई जो हमारा क्षेत्र है वहीं पे प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब चला? यानी कि मुंबई हाई जो तेल क्षेत्र है जहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसका पता कब चला था? तो 1975 में। पेट्रोलियम का सबसे पहले पता चला 1866 में। उसके बाद हम लोग को प्राप्त हुआ 1890 डिगबोई में, और मुंबई हाई क्षेत्र का पता चला 1975 में। आगे बढ़ते हैं हम, अरब सागर में सागर सम्राट नामक जलमंच क्यों बनाया गया है? अरब सागर में एक सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है, मंच बनाया गया है, जो कि मुंबई हाई से जैसे हम लोग जानते हैं। वो क्यों बनाया गया है? तो तेल खनन के लिए, खनन मीन्स निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए जो है ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं नारी मानन। ठीक है, नारी मानन एवं कोवी कप्पल में, नारी मानन एवं कोवी कप्पल में तेल मिले हैं, ये किस नदी में है? ठीक है, नारी मानन एवं कोवी कप्पल में तेल मिला है, पेट्रोलियम मिले हैं, और ये किस नदी में है? तो किस नदी में है? कावेरी नदियों के बेसिन में है। ये जो तेल मिला है इन क्षेत्रों में, ये कहाँ है? तो कावेरी नदियों के बेसिन में है ये सब। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कच्चा तेल से शुद्ध तेल कहाँ प्राप्त किया जाता है? ठीक है, कच्चा तेल जो हम लोग निकालते हैं उसको कच्चा तेल कहते हैं, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है? तेल शोधनशालाओं में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब तेल शोधनशाला है तो भारत में तो होंगी, तो भारत में कितनी है? भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है, भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 18 है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधन कारखाना। ठीक है, बिहार में तेल शोधनशाला या फिर तेल शोधनशाला कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में, सुने होंगे, बिहार के बरौनी में तेल शोधनशाला कारखाना स्थित है। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है? भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार जो है 700 अरब टन है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन कौन सा है? जैसे कि
गैस जो है वो पाइपलाइन के द्वारा, पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो भारत में सबसे लंबा गैस पाइपलाइन कौन सा है? तो विजयपुर जगदीशपुर, जो कि 1730 किलोमीटर है। विजयपुर से जगदीशपुर सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1730 किलोमीटर है। भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र, भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र कब और कहाँ लगाया गया? 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया। जल से विद्युत बनाने के लिए पहला संयंत्र जो है 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना जो है वो हीराकुंड परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना हीराकुंड परियोजना, लंबा जिसमें बांध क्या है? लंबा है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना, बड़ी परियोजना कहने का मतलब है कि ऊंचाई देखते हुए, तो ऊंचाई देखते हुए जो हमारा है भाखड़ा नंगल है। ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना 225 मीटर ऊंची है। और विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना हीराकुंड परियोजना। सबसे लंबी बांध वाली परियोजना देखेंगे तो हीराकुंड परियोजना, और जो है ऊंची देखेंगे भारत की सबसे बड़ी तो भाखड़ा नंगल परियोजना, जिसकी ऊंचाई जो है 225 मीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को क्या कहते हैं? इन सब की सहायता से जो बिजली उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ताप विद्युत कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल क्या है? यानी परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो 1955 में तारापुर में। तारापुर जो है ना, 1955 में तारापुर के महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया था पहली बार। परमाणु ऊर्जा जो कि यूरेनियम से होता है, बम विस्फोट करने का, ये सब जो काम होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा किस प्रकार के स्रोत है? तो ये जो है गैर परंपरागत स्रोत है। जैसे कि हम लोग पहले सौर ऊर्जा का यूज नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करना है, इसका यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो ये सब जो है गैर परंपरागत स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला जो है, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है? यानी कि सौर ऊर्जा होती है 1 किलोमीटर में हम लोग कितना उत्पन्न कर सकते हैं? तो 20 मेगावाट। प्रति वर्ग किलोमीटर में 20 मेगावाट हम लोग सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देखिए क्योंकि पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? यानी कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो गुजरात के भुज में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, गुजरात के भुज में। अगला देखते हैं, पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान बढ़ जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान बढ़ जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा। पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा की ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी के भीतर जो ऊर्जा है उसको ऊपर ला करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करना भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। आगे हम देखते हैं, तेज बहते हुए पवन से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यानी कि हवा के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा। हवा से जो विद्युत उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा। आगे हमारा है, भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 50,000 मेगावाट है। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है?
ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात के लांबा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एनसीईआरटी बुक में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात के लांबा में। पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो तटीय भागों में किया जाता है, क्योंकि तटीय भागों में जो है हवाएं काफ़ी तेज चलती है, जिससे हम पवन ऊर्जा का उत्पादन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है वो तटीय भागों में किया जाता है। आगे देखते हैं तटीय भागों में आने वाले, ठीक है, तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा अनविजिबल हो रहा है। तो तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से जो ऊर्जा पैदा की जाएगी उसको ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है संभाव्य संसाधन है, जिसका अभी हम लोग वर्तमान में यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग किया जा सकता है। संभाव्य ऊर्जा, ज्वारीय संसाधन। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज के भंडार मिलते हैं? ठीक है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो हम बताए थे पीछे क्वेश्चन में भी कि गोंडवाना कालीन कहेगा या फिर टर्शियरी युग की चट्टान है, तो उसमें क्या होगा? कोयला। कोयला। सिंगरौल कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौल कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में, यानी कि सिंगरौल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला है हुगडीजन में, हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है? पेट्रोलियम का। हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है? पेट्रोलियम का। आगे देखते हैं, पूगा घाटी प्रसिद्ध है, तो पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, पूगा घाटी प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कल कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम में किस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? परमाणु ऊर्जा का। अंकलेश्वर में किसका उत्पादन किया जाता है? पेट्रोलियम का। याद करने वाला टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अंकलेश्वर में किसका उत्पादन किया जाता है? पेट्रोलियम का। आगे देखिए, मथुरा तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। हम लोग जानते हैं मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, इसीलिए मथुरा तेल शोधन कारखाना कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश में। अगला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक टेबल बना दिया आप लोग को याद करने के लिए। तो परियोजना और ये नदी, इससे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, ये तो याद हो जाएगा काफ़ी आसानी से। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। रिहंद परियोजना, ठीक है, रिहंद परियोजना सोन नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पर है। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। ये काफ़ी आसान है, तुंगभद्रा पर। हीराकुंड महानदी, हीराकुंड है तो कहाँ? हीरा जो है बड़े बड़े नदी में मिलेगा, तो महानदी पर। रिहंद परियोजना सोन नदी, रिहंद सोन नदी। दामोदर नदी दामोदर पे। और भाखड़ा नंगल तो हम लोग को याद ही रहता है, सतलज नदी पे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।